Hello and welcome back to Skills Explorer. My name is Rahul and I'm going to cover the new topic that is aviatory. So guys, in this topic I will cover all the property and rotation of aviatory. Aviatory क्या है, हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी और इसका नाम avial कैसे पड़ा, each and everything we will discuss. So guys, aviatory क्या है? Is a self-balancing binary search tree where the difference between height of left and right subtree cannot बी मोर देन वन फॉर ऑल नोड्स। अगर आप लेफ्ट सब ट्री की हाइट में से राइट सब ट्री की हाइट को माइनस करते हैं तो उनका डिफरेंस वन से ज्यादा नहीं आना चाहिए, राइट। तो ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है। और हमें एवियर ट्री की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? इससे पहले हम क्या स्टडी करते थे? बाइनरी सर्च ट्री, राइट। तो बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता था कि कोई कोई नोड रूट है तो उसका राइट नोड जो होगा, राइट चाइल्ड होगा, वो ग्रेटर होगी उसकी वैल्यू रूट से, और जो लेफ्ट में होगी उसकी लेस देन होगी रूट के से। तो ऐसे हम सर्चिंग भी हमारी काफी फास्ट हो जाती थी। बट कुछ केसेस ऐसे थे जहां पर कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती थी हमारी। कहां पर? बाइनरी सर्च ट्री में। वो कौन से केसेस थे उसको हम पहले डिस्कस करेंगे और उस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम किया एवियर ट्री ने, फिर वो भी स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, इन दिस स्लाइड, ये देखिए, इन दिस स्लाइड हमारे पास दो डायग्राम है। लेफ्ट साइड पर आपका क्या है? नोड बैलेंस ट्री, और राइट साइड पर क्या है? बैलेंस ट्री। तो ये आपका बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री की एग्जांपल है जहां पर जितने भी नोड है वो सारे के सारे असेंडिंग ऑर्डर में है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7। और प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर कोई नोड ग्रेटर है तो उसे हम राइट साइड प्लेस करेंगे। अगर सारे ही नोड ग्रेटर हैं एक दूसरे से, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में है, तो उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। तो देखिए, ये स्क्यूड बाइनरी ट्री बन गया। ओनली वन डायरेक्शन में ही इसकी ग्रोथ हो रही है। अब टोटल कितने एलिमेंट हैं इस बाइनरी सर्च ट्री में? टोटल 7 है। सपोज आपने 7 को ही सर्च करना है जो कि सबसे लास्ट में है, तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई? ऑर्डर ऑफ एन हुई कि जितने एलिमेंट है उतने बार ही ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने पड़े। बट अगर ये ट्री बैलेंस होता, लाइक जो हमारी राइट साइड है, ये देखिए, अगर ये ट्री बैलेंस होता, यहाँ पर देखिए सारे लीफ नोड सेम लेवल पर है, तब अगर मुझे 7 को सर्च करना होता तो मुझे कितने ऑपरेशन परफॉर्म करने होते? ओनली 3। पहले 4 के साथ कंपेयर होता है 7, फिर 6 के साथ होता और फिर 7 लास्ट में उसे मिल जाता। तो यहाँ पर ओनली 3 ऑपरेशन लगे, लेकिन जब ट्री आपका बैलेंस नहीं था देन आपके 7 ऑपरेशन लगे। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी आपको बाइनरी सर्च ट्री में कि जब आप क्या ट्री के एलिमेंट या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो तो वो स्क्यूड बाइनरी ट्री में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें आपकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए हमारा पर्पस क्या है कि आपका ट्री जैसा भी हो उसे हमें बैलेंस करना होगा। अगर बैलेंस होगा तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होगी। तो इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो इन दिस स्लाइड देयर आर 3 ट्रीज। जो फर्स्ट ट्री है वो बैलेंस्ड है, ये देखिए। सेकंड 2 ट्री नोड बैलेंस्ड है। सी बी ए, यहाँ पर डाटा क्या था? डिसेंडिंग ऑर्डर में था। ए बी सी यहाँ पे डाटा है असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पर ऑपरेशन भी क्या लगेंगे? ज्यादा लगेंगे। अब ये 0 1 2 क्या लिखा हुआ है ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ये एक्चुअली होता है बैलेंस फैक्टर। बैलेंस फैक्टर प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवियर ट्री अगर आपने किसी अनबैलेंस ट्री को बैलेंस करना है। तो ये 0 1 2 बैलेंस फैक्टर कैसे आया? लेट्स डिस्कस। जो सेकंड डायग्राम है सी बी ए, जो यहाँ पर नोड है ए के ऊपर 0 लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ए की जो ना तो लेफ्ट सब ट्री है ना राइट सब ट्री है, इट मीन दोनों की हाइट 0 है। तो फॉर्मूला क्या होता है? लेफ्ट सब ट्री की हाइट में से राइट सब ट्री की हाइट को माइनस करते हैं। तो इसकी तो दोनों ही 0 हुई, लेफ्ट हाइट भी 0 है, राइट भी 0 है, तो 0 माइनस 0 0 आ गया। अब हम बी की कैलकुलेट करते हैं। बी की लेफ्ट हाइट कितनी है? ओनली 1 है, लेकिन बी के राइट साइड पे कुछ भी नहीं है, डेट इज 0। तो 1 माइनस 0, ऊपर 1 आया ना रिजल्ट, ये देखिए। अब सी की हाइट कैलकुलेट करते हैं। सी की लेफ्ट हाइट कितनी है? लेफ्ट सब ट्री की हाइट डेट इज 2, लेकिन राइट 0 है, तो 2 माइनस 0 डेट इज 2। तो इस तरह ये क्या है? नोड बैलेंस्ड है। और राइट सबसे लास्ट डायग्राम देखिए ए बी सी। अब यहाँ पर डाटा आपका असेंडिंग ऑर्डर में है। अब यहाँ पर सी की हाइट कितनी है? 0 है। बी की लेफ्ट हाइट तो है नहीं 0, लेकिन राइट 1 है, तो 0 माइनस 1, यहाँ पर -1 आना चाहिए। यहाँ पर 1 लिखा है ना, क्या आना चाहिए? -1। और ए की क्या आना चाहिए? -2। तो यहाँ पर -1 और -2 आनी चाहिए। अब ये बैलेंस फैक्टर होता क्या है? ऐसे कौन कौन से बैलेंस फैक्टर है जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं और जिन्हें एक्सेप्ट नहीं करते? अगर बैलेंस फैक्टर हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो उसे बैलेंस कैसे करेंगे? इन हर एक प्रॉपर्टी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो में।
So let's start. Height of binary tree. A binary tree with n node has height at least order of log n. जब हम binary tree पढ़ते थे तो हम at least height कितनी होती थी? Order of log n. At least का मीनिंग है कि कम से कम तो order of log n होती थी, ज्यादा जितनी मर्जी हो सकती थी. Thus our goal is to keep the height of a binary search tree order of log n. इसलिए जब हमने binary search tree पढ़ा था तो हमारा पर्पस ये था कि कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा order of log n ही रहे, order of log n से इंक्रीज ना हो. So such tree are called balanced binary search tree. एग्जाम्पल उसकी क्या है? एवियर ट्री, रेड ब्लैक ट्री एटसेट्रा. राइट, तो ऑर्डर ऑफ log n तक ही हमारी कॉम्प्लेक्सिटी रहनी चाहिए. उसके बाद अगर हमारा ट्री बैलेंस नहीं होता था तो बैलेंस करने के लिए एक न्यू टेक्निक आई, दैट इज एवियर ट्री. अब एवियर ट्री क्या ट्री, कौन सा ट्री है, इसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी है और उसका नाम कैसे पड़ा, हम उसे डिस्कस करेंगे. Aviary tree is a self-balancing binary search tree or height balance tree. Aviary tree is named after its inventor. 3 इन्वेंटर थे. देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट्स 2 इन्वेंटर, लेकिन टोटल कितने इन्वेंटर थे? 3. और तीनों का नाम इन करेक्टर से स्टार्ट होता था. जैसे ए, फर्स्ट पर्सन था ए से एडल्सन. सेकंड पर्सन कौन था? वेल्सकी, इसलिए वी पड़ा. एल थर्ड पर्सन था. ई एम लैंडिस थर्ड पर्सन का नाम था. तो इन तीनों ने मिलकर एक न्यू ट्री बनाया जिसका नाम क्या पड़ा? एवियर ट्री. अब एवियर ट्री की प्रॉपर्टीज क्या है, उसके रूल्स क्या है, वो भी हम डिस्कस करेंगे. इन एवियर ट्री द हाइट ऑफ द टू चाइल्ड सब ट्री ऑफ एनी नोड डिफरेंस बाय एट मोस्ट 1. अगर आप हाइट का डिफरेंस करें, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री का, तो डिफरेंस एट मोस्ट 1 आना चाहिए. देयरफॉर इट इज आल्सो सेड टू बी हाइट बैलेंस ट्री. हाइट, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम ए नोड टू ए लीफ क्या होता है? हाइट ऑफ ए लेफ्ट सब ट्री कितनी है? 2. ये देखिए, जैसे ये फर्स्ट डायग्राम है, फर्स्ट ट्री है, 12 की लेफ्ट हाइट कितनी है? 2 एंड राइट कितनी है? 1. राइट, अब सेकंड डायग्राम की कितनी है? 12 की लेफ्ट हाइट 2 है और राइट है 1. देखो हाइट का मीनिंग क्या होता है? लेवल, कि कितने लेवल है लेफ्ट सब ट्री में और राइट सब ट्री में कितने लेवल है, उसको ही हम हाइट कंसीडर करते हैं बेसिकली. अब डेफिनेशन क्या है? If tree is a non-empty binary tree with left tree and right subtree as its left and right subtree, then अगर कोई ऐसा ट्री है जो कि जिसके लेफ्ट और राइट सब ट्री है, तो ट्री को आप क्या बोलोगे? एवियर ट्री. इफ एंड ओनली इफ अगर उनकी हाइट का डिफरेंस लेस देन इक्वल टू 1 हो. अगर आप लेफ्ट सब ट्री की हाइट में से राइट सब ट्री हाइट माइनस कर दो, उनका डिफरेंस क्या आए? लेस देन इक्वल टू 1, 1 से ग्रेटर ना हो. अगर ग्रेटर हुआ तो आपका ट्री बैलेंस नहीं है, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा. राइट, सो लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री आर अगेन एवियर ट्री. राइट, तो ये देखिए, ये बैलेंस फैक्टर है. ये अगर आपका डिफरेंस, अगर आप दोनों हाइट को माइनस करते हैं, जैसे आप लेफ्ट सब ट्री में से राइट सब ट्री की हाइट को माइनस करते हैं, या तो डिफरेंस का -1 आए या 0 आए या +1 आए. अगर तीनों फैक्टर आ रहे हैं, तीनों में से कोई भी आ रहा है तो एक्सेप्टेबल है. अगर इनसे ज्यादा आ रहा है, इनको 1 नहीं आ रहा, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, देन वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा. तो यही चीज हमने यहाँ पर भी मेंशन की है. द बैलेंस फैक्टर ऑफ ए नोड इज द हाइट ऑफ इट्स लेफ्ट सब ट्री माइनस द हाइट ऑफ इट्स राइट सब ट्री. एंड ए नोड विद बैलेंस फैक्टर क्या होगा? 1 0 -1 इज कंसिडर बैलेंस्ड. अ नोड विद एनी अदर बैलेंस फैक्टर इज कंसिडर अनबैलेंस्ड. अगर इनसे कोई और बैलेंस फैक्टर हम कैलकुलेट करते हैं जो 1 0 -1 से नहीं मिलता, फॉर एग्जांपल आपका 2 आता है, -2 आता है, 3 आता है, देन आपको बैलेंस करना पड़ेगा और आपका ट्री क्या होगा? अनबैलेंस. अनबैलेंस को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा बैलेंस में. राइट, अब यहां पर 2 डायग्राम गिवन है, जैसे 12 8 3 और राइट सब ट्री में क्या है? 19 14 28. अब जब भी आपने बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करना है, हर एक नोड की हाइट को डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल हमने जब भी डिफरेंस कैलकुलेट करना है, हमने बॉटम टू टॉप अप्रोच फॉलो करनी है. इस चीज को याद रखना. जैसे 3 है, 3 का ना तो लेफ्ट है ना राइट है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? हाइट का 0 हुआ, इसलिए मैंने 0 लिखा है. 8 की लेफ्ट हाइट 1 है, राइट कुछ नहीं है, मीन 0 है, तो 1 - 0 दैट इज 1. 12 की लेफ्ट हाइट कितनी है? 2. राइट, और राइट कितनी है? 2, तो 2 - 2, इसलिए ऊपर 0 उसका बैलेंस फैक्टर आया. अब 19 का क्या है? सॉरी, हम बॉटम टू टॉप कैलकुलेट करेंगे ना, तो पहले 14 को देखेंगे. 14 का ना तो लेफ्ट है ना राइट है, मींस बैलेंस फैक्टर 0 आया. सेम फॉर 28 0 आ रहा है, 19 का भी 0 आ रहा है, क्योंकि दोनों की हाइट 1 1 है, लेफ्ट सब ट्री की भी हाइट और राइट सब ट्री की भी. तो
बैलेंस फैक्टर को चेक कीजिए, 0 आ रहा है, कभी +1 आ रहा है, या किसी केस में -1 भी आ रहा होगा, राइट डायग्राम में देखिए, तो तीनों एक्सेप्टेबल है। अगर -1, 0 और 1 नहीं आता, कुछ और आता है, देन वो अनबैलेंस्ड हम काउंट करेंगे। क्या काउंट करेंगे कि आपका ट्री क्या है, अनबैलेंस्ड। ये डायग्राम हम हर एक टॉपिक में डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी है कि कॉम्प्लेक्सिटी का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे इंक्रीज होती है। तो ऑर्डर ऑफ 1 सबसे मिनिमम होती है, उससे ज्यादा क्या होती है, ऑर्डर ऑफ log n। तो हमारे एवीएल ट्री का पर्पस भी यही है कि चाहे आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें, ऑर्डर ऑफ log n से आपकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, राइट। अब हम कौन कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं एवीएल ट्री में, या करेंगे, इंसर्शन करेंगे, डिलीशन करेंगे। लेकिन इन ऑपरेशन को परफॉर्म करने से पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए रोटेशंस की, कि अगर आपका ट्री बैलेंस नहीं है तो उसे अनबैलेंस्ड है तो उसे बैलेंस कैसे करेंगे। अगर आपको रोटेशंस की नॉलेज होगी, देन यू विल एबल टू परफॉर्म दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन लाइक इंसर्शन एंड डिलीशन। तो लेट्स डिस्कस रोटेशंस इन एवीएल ट्री। If the balance factor remains -1, 0 और 1, then no rotation are necessary। अगर balance factor -1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, then rotation की कोई requirement नहीं है। However, if the balance factor become 2 और -2 और 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, राइट, कुछ भी, मतलब 1 से ग्रेटर हो, then सब ट्री रूटेड एट दिस नोड इज अनबैलेंस्ड एंड नीड टू बी बैलेंस। देन हमें बैलेंस उसे करना पड़ेगा। देन हमारा ट्री क्या होगा, अनबैलेंस, और अनबैलेंस को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बैलेंस्ड में। रीबैलेंस ऑफ एवीएल ट्री आर डन विद सिंपल मॉडिफिकेशन टू ट्री नोन एज रोटेशन। जब आप रीबैलेंस करते हैं अपने एवीएल ट्री को, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप, रोटेशन। अब बेसिकली रोटेशन आपकी 2 टाइप्स की होती है, राइट। एक होती है आपकी सिंगल रोटेशन, एक होती है डबल रोटेशन। अब ये लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट क्या है, लेट्स डिस्कस। ये देखिए, एवीएल ट्री रोटेशन को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सिंगल रोटेशन एंड डबल रोटेशन। सिंगल रोटेशन में भी 2 टाइप्स हैं आपकी, लेफ्ट रोटेशन एंड राइट रोटेशन। अगर आप लेफ्ट रोटेशन कर रहे हो या सिंगल या राइट रोटेशन कर रहे हो, तो ओनली सिंगल रोटेशन आपको करनी होगी। बट डबल रोटेशन में आपकी कौन सी 2 कैटेगरी आती है, लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट, ओके। तो इन दोनों में आपको डबल रोटेशन करनी होगी, और इन सभी को हम 1 बाय 1 डिस्कस भी करेंगे। तो फर्स्ट कैटेगरी आपकी है एलआर रोटेशन, जिसे हम एंटी क्लॉकवाइज भी बोलते हैं, राइट। हम रोटेशन इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, बट टेक्निकली हम उसे एलएल बोलते हैं, लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन। यूज्ड व्हेन नोड इज इंसर्टेड इनटू राइट सब ट्री ऑफ ए नोड है। अगर किसी नोड के राइट सब ट्री में आप कोई नोड ऐड करते हो, देन आप कौन सी रोटेशन अप्लाई करते हो, एलआर रोटेशन। एंड व्हेन बैलेंस फैक्टर बिकम नेगेटिव, देन परफॉर्म आपने क्या करनी है, एंटी क्लॉकवाइज, ओके। देन आप कौन सी रोटेशन करनी है, एंटी क्लॉकवाइज। अब इस डायग्राम को देखिए, 1 2 3, हमने कौन सा नोड ऐड किया, हमने थर्ड किया। थर्ड नोड ऐड करने से तो इनका बैलेंस फैक्टर हम चेक करेंगे। अब जैसे थर्ड मैंने ऐड किया, तो थर्ड का बैलेंस फैक्टर कितना आया, क्योंकि थर्ड का ना तो लेफ्ट है ना राइट है, मतलब तो डिफरेंस 0 ही आया ना बैलेंस फैक्टर। अब 2 का लेफ्ट तो है नहीं, राइट 1 है, तो 0 -1, तो बैलेंस फैक्टर आया -1, जो कि एक्सेप्टेबल है। फिर हम कैलकुलेट करेंगे 1 का बैलेंस फैक्टर। 1 की लेफ्ट 0 है हाइट, लेकिन राइट 2 है, तो 0 - 2 दैट इज -2, तो बैलेंस फैक्टर कितना आया, -2, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्सेप्टेबल सिर्फ 3 ही फैक्टर थे, 1 0 एंड -1। अब यहां पर आ गया -2। अब हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट थिंग, आपकी जो बैलेंस फैक्टर है नेगेटिव है, तो हमें पता है कि एंटी क्लॉकवाइज हमने रोटेशन करनी है। एंड हम ये कैसे पता लगेगा, ये एलआर रोटेशन है। जिस एलिमेंट का बैलेंस फैक्टर में प्रॉब्लम है, किस एलिमेंट में है, डेट इज 1 का बैलेंस फैक्टर एक्सेप्टेबल नहीं है, वहां से हम ट्रेवर्स करेंगे जिस एलिमेंट की वजह से ये -2 आया है। हमारा 3 नोड को ऐड करने से -2 आया था, तो अगर मैं 3 तक ट्रेवर्स करूं, मैं राइट साइड गया, फिर राइट साइड गया सबसे लास्ट में, राइट। तो अगर इस टाइप की कोई रोटेशन हो, राइट, इस टाइप की रोटेशन हो जिसमें जो नोड आपने ऐड किया है वो किस पोजीशन पर हो, राइट सब ट्री के भी राइट सब ट्री में। अब 1 के राइट सब ट्री क्या है, 2, और 2 के राइट सब ट्री में है 3, राइट। यही हमने डेफिनेशन मेंशन किया ना, व्हेन नोड इज इंसर्टेड इनटू राइट सब ट्री ऑफ नोड ए, देन एलआर रोटेशन होगी। एलआर रोटेशन का मीनिंग क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो हम इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे, किसको, जिस एलिमेंट का बैलेंस फैक्टर में प्रॉब्लम आई है। तो किसकी आई है, दैट इज 1,
तो 1 के नेक्स्ट एलिमेंट यानी 2 में मैं कंपास रखूंगा और इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दूंगा। तो 2 पे कंपास रख के 1 को मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो 1 आपका लेफ्ट सब ट्री लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा 2 का, और 2 आपका रूट बन जाएगा और 3 राइट चाइल्ड बन जाएगा। तो इस प्रोसेस से करने से हमारा क्या होगा, ट्री बैलेंस्ड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर कौन सी रोटेशन अप्लाई की, हमने अप्लाई की एलआर रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज, और अनबैलेंस ट्री आपका क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। अब हम किसी भी नोड का बैलेंस फैक्टर चेक कीजिए तो वो आपकी रेंज में ही आएगा। जैसे 1 और 3 का बैलेंस फैक्टर 0 है, 2 का भी 0 है, डेट इज एक्सेप्टेबल। आई होप ये रोटेशन आपको क्लियर होगी। इसी तरह हम आर आर रोटेशन करेंगे। तो गाइस आर आर रोटेशन का सेकंड नेम क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन। और जब आपका बैलेंस फैक्टर पॉजिटिव हो देन आपने ये श्योरिटी लेनी है कि आपने क्लॉकवाइज रोटेट ही करना है। बट एक चीज का ध्यान रखना, when node is inserted into left subtree of left subtree, ठीक है, जब आप कभी नोड ऐसा ऐड कर रहे हो जो आपके रूट नोड से या किसी नोड के लेफ्ट सब ट्री के भी लेफ्ट सब ट्री में एडिशन हो रही है, देन आप कौन सी रोटेशन परफॉर्म करोगे, आर आई रोटेशन और क्लॉकवाइज रोटेशन, और उसका बैलेंस फैक्टर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। फॉर एग्जांपल 3 2 1 आपने किस एलिमेंट को ऐड किया, 1 को ऐड किया। ये देखो दिस नोड बिकम इनबैलेंस आफ्टर इंसर्शन नोट 1। जैसे मैंने 1 को ऐड किया तो बैलेंस फैक्टर बिगड़ गया। कैसे बिगड़ गया, पहले हम बैलेंस फैक्टर को चेक करते हैं। तो 1 का बैलेंस फैक्टर कितना आएगा, 0 आएगा ना, क्योंकि 1 की ना तो लेफ्ट सब ट्री है ना राइट सब ट्री है, तो इसकी आगे 0। 2 का बैलेंस फैक्टर आया 1, क्योंकि लेफ्ट हाइट 1 है, राइट 0 है, 1 माइनस 0 1। 2 3 का कितना आया, लेफ्ट सब ट्री 2 है, राइट 0 है, तो 2 माइनस 0 2। तो इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब 2 एक्सेप्टेबल नहीं है, इट मींस 3 आपका इनबैलेंस्ड हो गया। किसकी वजह से हुआ, 1 की वजह से हुआ। और जो 1 है वो कहां पर ऐड हुआ है, आपके लेफ्ट सब ट्री के लेफ्ट चाइल्ड में। तो अगर कुछ ऐसी इंसर्शन हो तो हम कौन सी रोटेशन करते हैं, आर आर रोटेशन मींस क्लॉकवाइज। तो जिस नोड का बैलेंस फैक्टर बिगड़ा है उसके नेक्स्ट एलिमेंट पे आप कंपास रखेंगे, और जिस नोड का बैलेंस फैक्टर बिगड़ा है और प्रॉब्लम है उसको हम राइट साइड मींस क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो 3 को मैं राइट साइड रोटेट करूंगा, ये देखिए, तो 3 राइट चाइल्ड बन गया 2 का और 1 बन गया लेफ्ट चाइल्ड। तो आपका ट्री क्या बन गया, बैलेंस बन गया। बिल्कुल सेम प्रोसेस हमने अप्लाई किया जैसे हमने एलआर रोटेशन में किया था। डिफरेंस जस्ट यही है, वहां पर हम एंटी क्लॉकवाइज करते थे और यहाँ पर हम क्लॉकवाइज करते हैं। जब बैलेंस फैक्टर आपका पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज करना है, जब नेगेटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज करना है। जस्ट आपने यही याद रखना है। नाउ मूव टू एल आर रोटेशन। एल आर रोटेशन हो चाहे आर आर रोटेशन हो, दोनों ही डबल रोटेशन में आती हैं। तो इसको हमने कैसे अंडरस्टैंड करना है और इसकी डेफिनेशन क्या है। एल आर रोटेशन यूज्ड व्हेन नोड इज इंसर्टेड इनटू राइट सब ट्री ऑफ लेफ्ट सब ट्री। ठीक है, कब, जब आप कोई नोड ऐसा ऐड करते हो जो राइट सब ट्री हो में ऐड हो, किसके, राइट सब ट्री किसका हो, लेफ्ट सब ट्री का। when inserted into right subtree of a left subtree and make the tree unbalanced। अगर कुछ ऐसा प्रोसेस हो, फॉर एग्जांपल 3 आपने 2 ऐड किया, जैसे 2 ऐड किया तो बैलेंस फैक्टर हम चेक करते हैं। 2 का क्या आया 0, 1 का आया -1 और 3 का आया 2। अब 2 एक्सेप्टेबल नहीं है। अब 2 एक्सेप्टेबल नहीं है तो किसकी वजह से नहीं है, क्योंकि हमने 2 ऐड किया। कौन सा नोड ऐड किया, 2। अब मैं 2 तक ट्रेवर्स करूंगा, 3 से 1 गया मैं लेफ्ट जाना पड़ा और 1 से 2 गया तो राइट जाना पड़ा। तो लेफ्ट राइट इट मींस एल आर रोटेशन अप्लाई होगी। क्या होगी, एल आर। और जब आपको एल आर रोटेशन मिले तो आपने क्या करना है, बॉटम टू टॉप अप्रोच फॉलो करनी है। तो आपने ऑपोजिट प्रोसेस करना है। देखो अब 2 क्या है, 2 आपका राइट चाइल्ड है, तो यहां पर राइट साइड था ना, राइट का ऑपोजिट होता है एल, एल का मीनिंग होता है लेफ्ट। तो अगर 2 राइट चाइल्ड है तो राइट का मीनिंग होता है लेफ्ट। तो 2 के पेरेंट को मैं लेफ्ट साइड पे रोटेट करेंगे हम, 2 के पेरेंट को हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे। तो जैसे मैंने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अप्लाई की, ये देखिए नेगेटिव आई ना, तो एंटी क्लॉकवाइज हमने की तो 2 आपका क्या बन गया, पेरेंट। 2 आपका, ये देखो सेकंड डायग्राम में जिसमें नोड ब्लैक कलर के है, तो 2 आपका क्या बन गया, पेरेंट, और 1 बन गया आपका लेफ्ट चाइल्ड। अब एक रोटेशन तो होगी, एलआर में हम 2 रोटेशन करते हैं ना। अब 2 क्या है, लेफ्ट चाइल्ड, और उसका पेरेंट को मैं, एल का ऑपोजिट क्या होता है, मतलब लेफ्ट का ऑपोजिट क्या होता है, अगर 2 लेफ्ट चाइल्ड है तो लेफ्ट का ऑपोजिट होता है राइट।
तो इसके पेरेंट को मैं राइट साइड मूव करूंगा, मींस क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा। तो जब हम 3 को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, राइट, तो 3 लेफ्ट राइट साइड बन जाएगा 2 का, और 1 बन जाएगा लेफ्ट साइड। तो इस प्रोसेस से आपका ट्री क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो इस अप्रोच में हमने 2 रोटेशन की। पहले हमने कौन सी रोटेशन की, हमने की पहले एंटी क्लॉकवाइज और फिर की हमने क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज कब होती है, जब बैलेंस फैक्टर माइनस में होता है। क्लॉकवाइज कब होती है, जब बैलेंस फैक्टर आपका पॉजिटिव में होता है। आई होप ये रोटेशन आपको क्लियर होगी। अगर ये रोटेशन क्लियर होगी तो नेक्स्ट ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगी, क्योंकि वहां पर भी सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पे एल आर रोटेशन थी और नेक्स्ट प्रोसेस में हम आर एल करेंगे। ओके, तो आर एल में क्या है, यूज्ड व्हेन नोड इज इंसर्टेड इनटू लेफ्ट सब ट्री ऑफ राइट सब ट्री। जब आप राइट सब ट्री के लेफ्ट सब ट्री में कोई नोड ऐड करते हो देन, और आपका ट्री अनबैलेंस्ड हो जाए, देन हम आर एल रोटेशन परफॉर्म करेंगे। सिमिलरली आपके पास स्ट्रक्चर क्या है, 1 2 3 1 3 2। तो 1 पहले हम क्या चेक करते हैं, बैलेंस फैक्टर। 2 का बैलेंस फैक्टर 0 आया, 3 का 1 आया, 1 का -2 आया, और -2 एक्सेप्टेबल नहीं है। अब जिस नोड का बैलेंस फैक्टर बिगड़ा वहां से हम ट्रेवर्स करेंगे जिस नोड की वजह से हुआ। अब किस नोड को ऐड करने से हमारे बैलेंस फैक्टर में प्रॉब्लम आई, डेट इज 2। तो मैं 2 तक ट्रेवर्स करूंगा, कहां से, जिस नोड का बैलेंस फैक्टर बिगड़ा। मतलब 1 से मैं 3 गया, ये राइट साइड गया, और 3 से 2 गया लेफ्ट, मींस पहले राइट फिर लेफ्ट। तो कौन सी रोटेशन लगी, आर एल। आर एल का क्या रूल है कि जिस नोड की वजह से हुआ उसको हम चेक करेंगे क्या वो लेफ्ट चाइल्ड है या राइट है। अगर वो लेफ्ट चाइल्ड है तो उसके पेरेंट को मैं राइट साइड रोटेट करूंगा। तो 2 अगर लेफ्ट है तो उसका पेरेंट 3 को मैं राइट साइड रोटेट करूंगा, क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा। तो 3 को जैसे मैंने क्लॉकवाइज रोटेट किया तो 3 क्या बन गया, राइट साइड बन गया 2 का। अब 2 को हम क्या करेंगे, 2 को चेक करेंगे कौन सा नोड है, ये राइट चाइल्ड है, राइट। 2 आपका राइट है तो इसके पेरेंट को 1 को हम लेफ्ट साइड करेंगे, राइट। तो जैसे 1 लेफ्ट साइड रोटेट हुआ, 1 आपका लेफ्ट साइड बन गया, और 2 आपका पेरेंट बन गया, 3 उसका राइट साइड। तो ट्री आपका क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। तो गाइस ये टोटल 4 रोटेशंस हैं। आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें, चाहे आप इंसर्शन कर रहे हैं, डिलीशन कर रहे हैं, तो सभी में किसी ना किसी केस में इन चारों में से एक टेक्निक अप्लाई होनी है। अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आप कंफर्टेबल फील करते जाएंगे कि एवीआर ट्री को कैसे हैंडल करना है। एवीआर ट्री इज वेरी सिंपलेस्ट अप्रोच, और जितने भी आप सेल्फ बैलेंस ट्री को आगे सॉल्व करोगे, चाहे वो रेड ब्लैक ट्री है, स्प्रे ट्री है, बी ट्री है, सभी में रोटेशन यूज होनी है, जो कि आपका बेसिक है सभी ट्री का, राइट। तो एवीआर ट्री की इन सभी रोटेशन को अच्छे से स्टडी कीजिए और नंबर ऑफ एग्जांपल को सॉल्व कीजिए, ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए, तो आपका बेस क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो गाइस अब हमने क्या करनी है, 2 एग्जांपल हम करेंगे इंसर्शन की, या आप एवीआर ट्री को कैसे बिल्ड करते हो। ये आपकी फर्स्ट एग्जांपल है, 3 2 1 4 5 6 7 16 15 14, और जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने जा रहा हूं। और सेकंड एग्जांपल ये है 21 26 30 9 4 14 28 18 15 10 2 3 एंड 7। गाइस हमने ये 2 एग्जांपल कंसीडर की हैं। अगर आप इन 2 एग्जांपल को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो तो एवीआर ट्री आई चैलेंज आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि ये 2 एग्जांपल ऐसी हैं जिसमें हर तरह की रोटेशन यूज हो रही है, हर तरह का केस डिस्कस हो रहा है, राइट। तो गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स, राइट। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आप इंसर्शन के 2 वीडियो देखिए, इंसर्शन के वीडियो देखिए, तो इंसर्शन के वीडियो से आपको क्लैरिटी हो जाएगी। और इंसर्शन के बाद आपने क्या करना है, डिलीशन करना है। तो ये आपका बेसिक है अगर आपको एवीआर ट्री को अंडरस्टैंड करना है। थैंक यू सो मच।